अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, तो हमने करना है जी अगला प्रोसीजर जो हम सर्जिकल प्रोसीजर्स ईएनटी के कर रहे हैं उसमें ईयर के हमने स्टार्ट किए हुए थे और अगला जो हम करने लगे वो है मेरिंगोप्लास्टी। मेरिंगोप्लास्टी आपके जो चैप्टर वाइज के हिसाब से ज़रा आगे लिखा हुआ, लेकिन क्योंकि ये बात पहले समझ में आएगी तो ही उसके बाद आप फिर इंसिजन और फिर आप मेस्टेक्टमीज कर सकेंगे, इसलिए मैंने इसको पहले किया। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको अभी पिछले वीडियो में बताया था जब मैंने आपको मेरिंगोटमी कराया है कि मेरिंगोटमी होता है कि आपने इंसिजन दिया है इन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टू ड्रेन द सिक्रीशंस, और अगर आपने उसका ऑपोजिट काम करना है कि ये आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है और इसमें कोई सुराख हुआ है, कोई परफोरेशन, और आपने उस परफोरेशन को क्लोज करना है, क्लोजर ऑफ द परफोरेशन इन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो उसको मेरिंगोप्लास्टी कहते हैं। ठीक है। मेरिंगोप्लास्टी के अलावा एक टर्म होती है टिम्पैनोप्लास्टी, जिसकी 5 टाइप्स भी होती हैं। आपने पहले भी पढ़ी थी, मैंने आपको जब कोई वीडियो बना रही थी हेयरिंग से रिलेटेड, तो उसमें भी मैंने आपको बताई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एससीक्यू में बेतहाशा पूछते हैं टाइप्स ऑफ टिम्पैनोप्लास्टी, वाइवा में बहुत ज्यादा पूछते हैं, आपको आनी चाहिए। ठीक है। टिम्पैनोप्लास्टी और मेनिंगोप्लास्टी में फर्क है। ठीक है, ये भी आपको लाजमी आना चाहिए। टिम्पैनोप्लास्टी का मतलब ये होता है कि हमने जो हेयरिंग मैकेनिज्म है उसको रिकंस्ट्रक्ट भी साथ करना है, या फिर उसको लाजमी चेक करना है अलोंग विद जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है। तो टिम्पैनोप्लास्टी की डेफिनेशन ये होती है, मतलब उसमें आपने 2-3 चीजें होती है जो लाजमी लिखनी होती हैं। उसमें सबसे पहले है कि टिम्पैनोप्लास्टी द प्रोसीजर टू इरेडिकेट द डिजीज फ्रॉम मिडल ईयर, मिडल ईयर में से हमने डिजीज को निकाला एंड उसके बाद रिकंस्ट्रक्ट किया अंदर जो मिडल ईयर के मैकेनिज्म चल रहा है। ये मेरे पास अगर आ गया एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आ गई, ये मिडल ईयर आ गया। ठीक है। यहाँ पर मेरे पास मेलियस है, इनकस है और स्टेपीज है, सपोज कर लेते हैं। ठीक है। तो अगर मैंने अंदर कोई डिजीज प्रोसेस है, मैंने सबसे पहले करना यह है कि मैंने उस डिजीज प्रोसेस को निकालना है, रिमूव करना है। उसके बाद यहाँ पर जो प्रॉब्लम रहेगी होगी उसको मैंने उस प्रॉब्लम को निकालने के बाद जितना भी हेयरिंग मैकेनिज्म डिस्टर्ब हुआ है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है। और रिकंस्ट्रक्टिंग द हेयरिंग मैकेनिज्म अलोंग विद रिपेयरिंग ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मतलब करें या ना करें डिपेंड करता है जरूरत कितनी है, उसको हम कहते हैं टिम्पैनोप्लास्टी। इसीलिए क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें, इसलिए इसकी हमने टाइप्स बनाई हुई है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5। ठीक है। टिम्पैनोप्लास्टी की टाइप्स है, लेकिन टिम्पैनोप्लास्टी में आपने मेस्टॉइड में एंटर नहीं होना होता, रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है। टिम्पैनोप्लास्टी आपके सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईयर तक रिलेटेड है, टिम्पैनोप्लास्टी का मेस्टॉइड से कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर आपने टिम्पैनोप्लास्टी यानी कि आपने मिडल ईयर के अंदर प्रॉब्लम को देखा है, उसके अंदर की प्रॉब्लम को निकालने के बाद आपने उसके अंदर के हेयरिंग मैकेनिज्म को रिकंस्ट्रक्ट किया है, उसके बाद आपने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को रिकंस्ट्रक्ट किया है, लेकिन आपको ये पता है कि मेस्टॉइड में भी डिजीज और आप मेस्टॉइड को भी ठीक करना चाहते हैं, तो आपने लिखना होता है कि हमने टिम्पैनोप्लास्टी विद मेस्टॉइडेक्टमी या फिर मेस्टॉइड सर्जरी करनी है। टिम्पैनोप्लास्टी के अंदर मेस्टॉइड नहीं आता होता। ठीक है। मेरिंगोप्लास्टी में क्या है, मेरिंगोप्लास्टी में सिर्फ और सिर्फ अगर आपने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में अगर कोई मसला है और आप उसको रिकंस्ट्रक्ट करें, यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के सुराख को दोबारा ठीक करें, तो उसको मेरिंगोप्लास्टी कहते हैं। अब आपका जो टिम्पैनोप्लास्टी है ना, टिम्पैनोप्लास्टी की डिफरेंट टाइप्स हैं। जो टिम्पैनोप्लास्टी टाइप 1 होती है ना, उसका भी यही सिलसिला होता है कि उसमें हम कहते हैं कि हमने सिर्फ और सिर्फ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक लिमिटेड है, हमने सिर्फ उसी को ठीक करना है और अंदर कुछ भी हमने नहीं करना, उसको टिम्पैनोप्लास्टी टाइप 1 कहते हैं। फिर टिम्पैनोप्लास्टी टाइप 2 होती है जिसमें हम मेलियस को भी साथ शामिल करते हैं ठीक करने में। टिम्पैनोप्लास्टी 3 में हम इनकस को भी शामिल करते हैं। 4 में हम स्टेपीज को भी शामिल करते हैं, सिर्फ फुट प्लेट को छोड़ देते हैं। और 5 में फुट प्लेट और स्टेपीज को भी, मतलब वो भी खराब होती है, उसको भी हमने करना होता है। तो इस तरह इसकी टाइप्स है। अब फिर आपसे दूसरा सवाल करते हैं, पहला आपसे होता है टिम्पैनोप्लास्टी क्या होती है, फिर आपसे कहते हैं टिम्पैनोप्लास्टी टाइप 1 और मेरिंगोप्लास्टी में डिफरेंस क्या है। याद रखना देयर इज अ डिफरेंस। जो मेरिंगोप्लास्टी है इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ परफोरेशन ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ठीक करना है। ठीक है। इट इज द सर्जिकल प्रोसीजर टू रिकंस्ट्रक्ट द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या रिकंस्ट्रक्ट द परफोरेशन ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, वो सिर्फ और सिर्फ मेरिंगोप्लास्टी होती है। लेकिन जब भी टिम्पैनोप्लास्टी का वर्ड आएगा ना, तो आपने हमेशा ये लिखना है कि इट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर जिसमें हमने मिडिल ईयर को इंस्पेक्ट जरूर करना है, हमने देखना है, इंस्पेक्ट करना है कि मिडिल ईयर में कोई डिजीज तो नहीं है, मिडिल ईयर सारा ठीक ठाक है, और ठीक है तो फिर हमने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को क्लोज कर देना, उसकी परफोरेशन को क्लोज कर देना। तो टिम्पैनोप्लास्टी टाइप 1 में हम क्लोजर ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की परफोरेशन के साथ साथ मिडिल ईयर की इंस्पेक्शन भी करते हैं, उसको देखते हैं। और मेरिंगोप्लास्टी में हम मिडिल ईयर को देखे ना देखे डजेंट मैटर, उसमें हमने सिर्फ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक ही रहना है। ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है कि हम इसमें टिम्पैनोप्लास्टी में हम मुसलसल मिडिल ईयर के साथ जुड़े हुए, हम उसको देख के ख्याल रख के करेंगे। मेरिंगो में हम सिर्फ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ही क्लोज कर देंगे, उसके डिफेक्ट को, नथिंग एल्स। ठीक है। बस ये बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी, उसके अलावा आगे तो सारी जो बातें वो ऑलमोस्ट मतलब
मैं आपको बताती जाती हूँ कि क्या क्या चीजें एडवांटेजेस की यही होते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर हमारे पास ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है और इसमें एक सुराख है और हम उस सुराख को बंद करेंगे तो ऑफ कोर्स सी बात है कि हमें अंदाजा हो जाएगा कि पहली बात तो ये कि इसकी वजह से जो हेयरिंग लॉस होता है वो ठीक हो जाएगा। फिर हमें पता चलेगा इसको बंद करने के बाद ही कि भाई अंदर इन्फेक्शन ठीक हुआ है या नहीं हुआ, अंदर का जो सिलसिला है वो सारा अपनी जगह रिकंस्ट्रक्ट हुआ है। मतलब इसमें से कोई बात कभी पूछते नहीं होते, जो बातें शुरू में थी वो मैंने आपको पूछने वाली सबसे पहले बताई है, ठीक है। अच्छा, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन आपने याद रखनी कि कब हमने मेरिंगोप्लास्टी नहीं करनी, कब हमने डिफेक्ट ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को बंद नहीं करना। आप खुद सोच लें, अगर मेरे पास कोई भी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें अभी भी डिस्चार्ज हो रहा है ईयर, मतलब ईयर में से मिडल ईयर के अंदर अभी अगर कोई सिक्रीशंस बन रही है और डिस्चार्ज बाहर निकल रहा है और मैं बाहर से इस डिफेक्ट को क्लोज कर देती हूँ, मैं उसका डिस्चार्ज का रास्ता बंद कर देती हूँ, जाहिर सी बात है इसका मतलब ये कि मैं अंदर एक इन्फेक्शन को पैदा होने की इजाजत दे रही हूँ। तो मैंने ऐसा नहीं करना। कोई भी अगर ऐसी कंडीशन है कि जिसमें डिस्चार्ज बन रहा है और बाहर आ रहा है, उसमें मैंने क्लोज नहीं करना होता। यानी कि हमारे पास एक्टिव डिस्चार्ज अगर किसी भी एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में, किसी क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया में, किसी में भी है तो मैंने बंद नहीं करना। कोई एलर्जी का पेशेंट है जिसको बहुत शदीद एलर्जी है, तो जाहिर सी बात है कि नेजल एलर्जी होगी तो भी उसका डिस्चार्ज आएगा, तब भी मैंने बंद नहीं करना, ठीक है। इसी तरह मैंने बंद करने के लिए जाहिर सी बात है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से जाना है। अगर कोई भी आपके पास ऐसी कंडीशन होगी जिसमें डिस्चार्जिंग ईयर होगा तो जाहिर सी बात है कि आप उसमें इसको नहीं करेंगे। और ये हाँ, मैं कहती कि अगर आपका बाहर से रास्ता जो है वही खराब है, अगर बाहर से एक्सटर्नल ईयर आपका कोई ओटाइटिस एक्सटर्ना किसी भी किस्म का हुआ है, मतलब आपका कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो एक्सटर्नल ईयर में हुआ है, कोई फंगल इन्फेक्शन है, कुछ भी है, अगर इन्फ्लेमेशन इस सारे रास्ते में, तो यहाँ से इस रास्ते से जाकर आप अंदर खेलना शुरू कर दें तो कितनी गलत बात होगी ना। रास्ता ही बेचारा खराब है तो तब भी हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, या उसके बाद 3 साल से छोटा बच्चा होगा तब भी हम उसका नहीं करते होते, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है, याद कर लेना। एनेस्थीसिया जनरल लोकल दोनों हो सकते हैं, ज्यादातर लोकल में ही कर दिया जाता है, कभी कभार जनरल की जरूरत पड़ती है, बच्चों में ज्यादा जनरल होता है, ठीक है जी। अच्छा, इसके लिए अब पोजीशन किस तरह से है ये आपने समझनी है कि पेशेंट आपका जो है वो सीधा लेटा हुआ होगा, ठीक है। मतलब आपने पेशेंट को तो जिस तरह सीधा, ये टेबल है ना, टेबल पे पूरा लेटा दिया, ये उसका सर है, ठीक है, ये पूरी जिस्म आ गया, और उसका जो मुंह है वो आपने इस तरह से करना है कि जिस कान का आपने ये करना चाह रहे हैं मेरिंगोप्लास्टी, वो कान ऊपर हो और दूसरा कान नीचे हो, उस तरह से आपने उसका फेस टर्न कर देना, ठीक है। अच्छा, पोजीशन को समझना पता है जरूरी इस वजह से होता है कि जब हम डायग्राम बनाते हैं ना कि किस तरह इंसिजन दी, क्या किया, वो हम पेशेंट की पोजीशन के हिसाब से बनाते हैं। तो पोजीशन किस तरह, सुपाइन पोजीशन है, सीधा लेटा हुआ पेशेंट है विद फेस टर्न्ड विद द ईयर ऑन द अप साइड, ठीक है, जिसको हमने ऑपरेट करना है, दैट्स इट। अच्छा, फिर आपको पता है मेरिंगोप्लास्टी का मतलब ये होता है, मेरिंगोप्लास्टी जो प्रोसीजर है ना, इसमें हमने इस परफोरेशन ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को क्लोज करना होता है विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ्ट, ठीक है। कोई और सपोज मेरे पास एक सुराख है ना, तो इस सुराख के ऊपर मैं अगर एक कपड़ा लगा दूं, कपड़े का टुकड़ा लगा दूंगी, तो मेरे पास एक ऐसे करके कवर हो जाएगा ना, ठीक है। इधर से मैं सी देती हूँ अगर इसको, जिस तरह हम कपड़ों में नहीं करते कि एक सुराख हो जाता है, कपड़ों को रफू करते हैं जब हम, रफू तो चलो फिर अलग चीज होती है, कपड़ों में जो जिसको कहते हैं पेवंद लगाना, पेवंद लगाना ये होता है कि ये मेरे पास अगर कपड़ों में एक सुराख हो गया तो उसके ऊपर मैं एक और कपड़ा ऐसे करके लगा दूं और उसको सिलाई कर दूं ताकि ये सुराख बंद हो जाए। तो हम इसमें भी यही करते हैं, मेरिंगोप्लास्टी में हम ग्राफ्ट के जरिए क्लोज करते हैं। अब दो तरीके हो सकते हैं। अब आपको ये बात ना, एक तो ग्राफ्ट का मटेरियल क्या है, कभी कभार आपसे ये भी पूछ लेते हैं, वाइवा में क्वेश्चन आता होता है या ऑस्पी में, तो सबसे कॉमनली यूज जो ग्राफ्ट का मटेरियल है वो टेम्पोरालिस फेशिया होता है। टेम्पोरल मसल है ना आपका, ये जो सर के मसल्स में से, स्कल के मसल्स में से एक मसल है टेम्पोरल मसल, उसके ऊपर जो फेशिया है उसको टेम्पोरालिस फेशिया कहते हैं। मोस्ट कॉमन ग्राफ्ट आपका वही होता है, बाकी जो थोड़े दो चार और हो सकते हैं वो आपकी बुक में लिखे हुए वो देख लेना। जो बताने वाली बात है वो ये है अगली, कि हमारे पास ना दो तरह से हम ग्राफ्ट को लगा सकते हैं। बहुत आसान बात लफ्जों में बताऊं ना, तो अगर आप ये सपोज कर लें कि ये मेरा हाथ जो है, दिस इज द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये जो इसकी अंदर ये वाली साइड है, ये भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की भी ये अंदर की साइड है, मतलब ये वाली साइड है जो कि मिडल ईयर को फेस कर रही है, ठीक है। एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की दो साइड्स होती है ना, एक साइड ये मिडल ईयर की तरफ होती है, एक साइड इसकी बाहर की तरफ होती है, ठीक है। तो अगर मेरे हाथ की ये साइड मिडल ईयर वाली साइड है, मतलब ऐसे रख लेती हूँ, ठीक है, मिडल ईयर वाली, और ये वाली साइड है मेरी जो बाहर की तरफ फेस कर रही है, दरमियान में इस जगह पर हो गया सुराख, ठीक है। अब दो तरीके से मैं ग्राफ्ट लगा सकती हूँ। मैंने कपड़े का टुकड़ा लगाना है, मैंने कोई ग्राफ्ट लगाना है जिससे मैं सुराख को बंद करूंगी, दो तरह से लग सकते हैं। अगर ये बाहर की तरफ है, जो एक्सटर्नल ईयर की तरफ है, या तो ये हो सकता है कि मैं ग्राफ्ट इस जगह पर लगा दूं, इधर बाहर की तरफ लगा दूं तो भी बंद हो जाएगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं ग्राफ्ट को अंदर की तरफ लगाऊं, इस जगह पर लगाऊं, तो भी सुराख बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर की तरफ अगर ग्राफ्ट को लगाया जाए उसको कहते हैं ओवरले टेक्निक। अंदर की तरफ अगर ग्राफ्ट को लगाया जाए, अंदर की तरफ यानी मिडल ईयर की तरफ जो उसकी साइड है उस पर लगाया जाए तो उसको कहते हैं अंडरले टेक्निक, ठीक है। नाम से भी पता चल रहा है, ओवरले का मतलब है कि बाहर की तरफ लगना,
अंडरले का मतलब है अंदर की तरफ लगना। अब इसमें प्रोसीजर में थोड़ा सा डिफरेंस ही आता होता है, मतलब इसके थोड़ा सी जो बातें आपको बिल्कुल भी याद पूरा करने की जरूरत नहीं क्या एग्जैक्टली हमने क्या किया है, बस इतना याद रखना है कि इन एनी केस जब हमने अंडरले में जाना है ना, हमने ग्राफ्ट अंदर की तरफ लगाना है, तो जाहिर सी बात है कि अंदर की तरफ हम ऐसा तो नहीं है ना कि हम सुराख में से ग्राफ्ट को लेके जाएंगे और लगाएंगे, हमने अंदर की तरफ भी तो पहुंचना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें पहले पूरा का सारा ये जगह इंसिजन देनी पड़ती है। ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ना, इसके आसपास की सारी स्किन को हमें काटना पड़ता है। फिर हमने क्या करना होता है कि इस पूरे स्किन समेत टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को यूं उठाना पड़ता है। इसको हम कहते हैं टिम्पैनोमिएटल फ्लैप, यानी ये आपकी एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस की स्किन होती है और ये आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है। अब हमने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, अगर ये मेरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ है, मैंने यूं हाथ रखा हुआ था, तो इस अंदर की तरफ तक मैंने पहुंचना है ना, उसके लिए मैं यहाँ इस सारे सराउंडिंग्स में एक पूरा का पूरा इंसिजन दूंगी और स्किन और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन समेत यूं उसको लिफ्ट करूंगी ताकि मैं उसके अंदर की तरफ पहुंच जाऊं। और फिर अंदर की तरफ से मैं ग्राफ्ट को यहाँ पर यूं आकर प्लेस करूंगी इस जगह पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने ग्राफ्ट लगा दिया अपने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ और फिर मैंने उस सारे इंसिजन को स्टिच से क्लोज कर दिया। तो ये आपकी बेसिकली हम अंडरले टेक्निक में कर रहे होते हैं कि हम ग्राफ्ट लगाते हैं अंदर की तरफ, उसके बाद अंदर अंदर से मुराद मेरी मिडल ईयर है, मिडल ईयर में हम एंटीबायोटिक्स जेल फोम के साथ रख देते हैं, जेल फोम एब्जॉर्बेबल होता है और उसके बाद हम उसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये आपका तरीका होता है अंडरले का। अंडरले में हमारे पास फायदा ये आता है, सबसे बड़ा फायदा, आपसे ये वाइवा में बहुत ज्यादा पूछते हैं, व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ अंडरले टेक्निक ओवर द ओवरले टेक्निक। ये वाइवा का इंतहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें होता ही है फायदा कि आपको पता है कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इसकी ये जो बाहर की तरफ है, इसकी ये इट इज मेड अप ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम। हमने पढ़ा था कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो बाहर से कवरिंग है उसकी, वो उसी तरह से कवर्ड है जिस तरह से आपकी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कवर्ड है, और वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की जो बाहर की कवरिंग है वो स्क्वेमस एपिथेलियम की है, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की जो अंदर की तरफ है, जो मिडिल ईयर की तरफ है, वो सिंपली म्यूकोजा से कवर्ड है। तो जब हम ग्राफ्ट अंदर की तरफ रखते हैं तो हमारे पास ग्राफ्ट म्यूकोजा के ऊपर आता है, बाहर वाले एपिथेलियम के ऊपर नहीं आता। उसकी वजह से फायदा ये होता है कि जब बाहर हम रखेंगे ना तो एपिथेलियम के ऊपर ग्राफ्ट आ जाएगा। एपिथेलियम के ऊपर अगर ग्राफ्ट आ जाता है तो उससे केराटिन पर्ल जो स्क्वेमस एपिथेलियम ट्रैप होने लग जाता है ग्राफ्ट में, उससे मजीद मसले बनने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो मसले सारे के सारे हमारे एक तरह से एक्सक्लूड हो जाते हैं अगर हम ग्राफ्ट अंदर की तरफ से रख देते हैं ताकि एपिथेलियम के ऊपर बात ही ना आए। तो ये अंडरले टेक्निक का बहुत बड़ा फायदा है, ठीक है। आपको होपफुली समझ में आ गई होगी। अब ओवरले टेक्निक में हमने सिर्फ ये करना होता है कि हमने जो परफोरेशन उसके मार्जिन को फ्रेशन वगैरह करके और उसके बाद हमने ग्राफ्ट ऊपर की तरफ रख देना होता है। लेकिन अब ऊपर की तरफ ग्राफ्ट रखने का यही नुकसान होता है कि बाहर की तरफ है स्क्वेमस एपिथेलियम, सारी की सारी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की लेयर है। जब हम यहाँ पर एक ग्राफ्ट रख देंगे तो हमारे पास ये वाला जो स्क्वेमस एपिथेलियम का पोर्शन था ये इस ग्राफ्ट के नीचे आ जाता है। नीचे आने की वजह से ना आपके पास मजीद उसके अंदर, आपको पता है स्क्वेमस एपिथेलियम के अंदर हमेशा केराटिन पर्ल्स बनते रहते हैं अगर उसे रीन्यू ना किया जाए। रीन्यू होना होता है इस एपिथेलियम में, तो वो ना होने की वजह से ना इसमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, लेकिन वो आपके सारे इनहिबिट हो जाते हैं अगर हम अंडरले करते हैं। तो ये दो इसके मेजर पॉइंट्स हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है। पोस्ट ऑप केयर ये होती है पेशेंट की कि उसको हमने पहली दफा उसको हमने पहले 5-6 दिन बाद उसके एंटी स्टिचेस भी रिमूव करने होते हैं। फिर हमने उसके एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस में ना एंटीबायोटिक का पूरा एक पैक रखा होता है, उसको रिमूव करना होता है। उसके बाद उसको तीसरे और छठे हफ्ते में बुलाते हैं दिखाने के लिए, मतलब ये सारी बातें देख लेना आप। कॉम्प्लिकेशंस में यही बात है हमारे पास कि अगर अंदर की तरफ रखेंगे ना अंडरले टेक्निक, तो सबसे पहली बात कि मिडल ईयर कैविटी मजीद तंग हो जाएगी। दूसरी बात, हो सकता है कि ग्राफ्ट जाके पीछे प्रोमोन्ट्री जो आपकी बैक वॉल में उसके साथ चिपक जाए या किसी भी आपके बोन के साथ जाके चिपकने लग जाए, ये सारे इसके मसले हो सकते हैं। बाहर की तरफ रखेंगे तो सबसे बड़ा मसला ये है कि स्क्वेमस एपिथेलियम अंदर एक्यूमुलेट होता रहेगा, केराटिन पर्ल्स बनते रहेंगे, ये बड़े इंपॉर्टेंट मसले हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारे पास होगी मेरिंगोप्लास्टी खत्म। ये अंडरले ओवरले बहुत इंपॉर्टेंट है और टिम्पैनोप्लास्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पक्का पक्का करना है। कुछ और प्रोसीजर्स होते हैं हमारे पास, अगर हमने इस परफोरेशन को क्लोज करना है और मेरिंगोप्लास्टी नहीं करनी यानी ग्राफ्ट नहीं लगाना, तो हम क्या करें, हम सिंपली इस परफोरेशन को सूचर लगा दें। ये सिर्फ तब हो सकता है अगर बिल्कुल फ्रेश परफोरेशन है, ट्रॉमा की वजह से हुई है, तो हम उसको ध्यान से सूचर कर देंगे तो वो बंद हो जाएगी, ठीक है। यानी हम सिंपल उसको स्टिचेस लगा दें। कॉटरी पैचिंग का मतलब ये होता है कि पहले हम उसे कॉटराइज करते हैं, पहले उसको सारी को फ्रेश करते हैं और फिर हम उसके ऊपर पैच लगाते हैं। फैट ग्राफ्ट में ये होता है कि हम उसके अंदर पहले एक फैट का पोर्शन रख के पूरी परफोरेशन को, मतलब हम इसके दरमियान से सपोज इसको भर दूं किसी चीज से, फिर उसके ऊपर मैं लगाऊं ग्राफ्ट, तो उसको फैट ग्राफ्ट कहते हैं। बस इतनी सी बात याद रखें, दैट्स फाइन। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। थैंक यू।